हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे MPPSC मेन से संबंधित एक टॉपिक जो है पेपर 2 का एक टॉपिक, जैसे अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आता है मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक मुद्दे व कल्याणकारी कार्यक्रम। एक टॉपिक है जो कि पेपर 2 में, ठीक है। तो उसी से संबंधित एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द ट्राइब लैटिन भाषा के ट्राइब से बना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्राइब्स वगैरह भी कहा जाता है, जनजातीय लोगों को ट्राइब्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसी जो है मतलब में देखा जा रहा है, तो अंग्रेजी भाषा का जब जो ट्राइब शब्द है वो लैटिन भाषा के ट्राइब से बना हुआ है, और रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न भागों के लिए किया जाता था। बाद में चलकर इसका अर्थ गरीब वर्गों के लिए किया गया। संविधान के बाहर अर्थात गैर सरकारी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें वनवासी या आदिवासी भी कहते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत की किसी भी भाषा में जनजाति जैसा कोई शब्द नहीं था। प्राचीन काल में ये समूह अपने विशिष्ट नामों द्वारा ही जाने जाते थे, जैसे गोंड, संथाल, भील आदि। तो क्या है फ्रेंड्स कि जैसा कि हम जानते हैं ट्राइब्स जो हम कहते हैं तो वो जनजातियों को कहा जाता है, ठीक है। तो उस बिहाफ में इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब कि जो पहले क्या होता था कि जो ट्राइब्स वगैरह का वर्ड जो है रोम में, इस शब्द का यूज किसके लिए किया जाता था? गरीब वर्गों के लिए रोम वगैरह में इस शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। इसके बाद जो संविधान के बाहर अर्थात गैर सरकारी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को कई नामों से पुकारा जाता है। यानी कि संविधान में तो ठीक है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग जो लोअर कास्ट के बहुत निचले क्रम के जो जनजातियां हैं तो उनको अनुसूचित जनजाति संविधान में कहा, लेकिन संविधान के इतर जो बाहर गैर सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को कई नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। चाहे वो वनवासी कह दें, चाहे आदिवासी लोग कह दें, ठीक है। और इस जैसे मान लीजिए जो जंगलों में रहते हैं कुछ लोग, तो उनको आदिवासी ही जनरली नाम से पुकारा जाता है, या वनवासी भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में जो है क्या है कि पहले कभी भी जो प्राचीन काल के समय में ऐसी इन जातियों को जो है क्या जनजाति के रूप में नहीं कहा जाता था। उनकी अलग अलग जाति होती थी, तो उसी जाति के लोग के रूप में उनको जाना जाता था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या क्या है, गोंड है, संथाल, भील। अब जैसे आप उस समय अब देखेंगे कि जो प्राचीन काल में जो या प्राचीन समय में या मध्यकालीन के समय पे या अंग्रेज जब थे, तो उस समय पे अलग अलग प्रकार की जातियां हुआ करती थी। जैसे कि मान लीजिए विद्रोही संभवतः आपने सुना होगा कि भीलों का विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, और जो है और कोरकुओं का विद्रोह हुआ, और अलग अलग जो जातियों के लोग थे उनका अलग अलग विद्रोह हुआ था उस समय सुने में। लेकिन ये उस टाइम पे जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं जाने जाते थे, ये जाने जाते थे अपनी अलग अलग जात के फॉर्म में जाने जाते थे कि कौन सी ये इस जाति का व्यक्ति है, ये इस जाति। लेकिन जब चूँकि संविधान बना भारत में, तो इन अलग अलग जो निचले क्रम की जो जनजातियां थी या छोटे ठीक है जनजाति लोग थे, तो उनको एक जो है संविधानिक तौर पर एक नाम दिया गया कि ये सभी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। ये संवैधानिक रूप से कहा गया, ठीक है। इसके बाद जो है आदिवासी या जनजाति पद की कोई पृथक अवधारणा विकसित नहीं हुई है। भारत के संविधान की धारा 366(2) के उन समुदायों को जनजातियों का दर्जा दिए जाने का प्रावधान है जो 342 के तहत अनुसूचित हैं। अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कोई और जहां वह राज्य है उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग्य या उनमें ऐसे क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। अतः अनुसूचित जनजातियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यथा ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति के भाग जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। तो क्या है कि भारत में जो जनजाति वगैरह को डिसाइड करने का चूँकि तरीका क्या है कि जो राष्ट्रपति इनको निर्धारण कर सकता है कि कौन सी जाति जो है
अनुसूचित जनजाति में आएगी या जो है अनुसूचित जाति में आएगी। ठीक है, ये इस राष्ट्रपति को अधिकार होता है डिसाइड करने का। तो वो राज्यपाल से परामर्श वगैरह, किसी राज्य में यदि कोई मान लीजिए जाति वगैरह है, ठीक है, तो उसको वो अनुसूचित जाति के कैटेगरी में आएगी कि अनुसूचित जाति में, तो वो निर्धारण करने का काम जो राष्ट्रपति कर सकता है वो उस राज्य के राज्यपाल से जो है डिस्कस करेगा और उसके आधार पर वो फैसले ले सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा जो अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, जनजाति समाज की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। जनजाति समाज, तो चूँकि अब हम जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अब इनकी जो है अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती, क्योंकि इनके जो जनजातियां हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग प्रकार की। वही अब हम देखते हैं, जनजाति समाज के विकास के लिए कई कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन समाज की समस्याओं का हल निकालना है। सैद्धांतिक और अवधारणात्मक स्तर पर आदिवासियों का सरोकार उनके सामाजिक संरचना, उनके पर्यावरण और इतिहास से है। राष्ट्रीय राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि जनजातियों की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी संरचना से उपजी समस्याएं हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। यानी कि क्या है कि जनजातियों की जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहती है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। ठीक है, हल निकालने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो सभी ने ये स्वीकार किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये स्वीकार किया गया है कि जो जनजातियों की जो समस्याएं हैं वो उनकी खुद की समस्याएं, मतलब कि जैसे एक प्रकार से उनके द्वारा ही उपज की गई। जैसे मान लीजिए कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की जो समस्याओं को खुद ही आप जन्म देते हैं, तो वो उस प्रकार की जनजातियों की समस्याएं हैं कि कुछ समस्याएं जनजाति समाज के लोग खुद ही अपने लिए पैदा करते हैं। तो उसी प्रकार की कुछ समस्याओं को अब हम देखते हैं, जैसे पृथक्करण एक समस्या है जो, तो इसके तहत क्या है, तो जनजातियों की मूल समस्या उनका पृथक्करण है। यह समाज सदियों से जब पहाड़ों और जंगलों में रहता आया है, ये देश और समाज की मुख्य धारा से अलग थलग हो गए हैं। इतिहास के संदर्भ में कहें तो जनजाति के सदस्य नए किसान हैं, शिक्षा भी उन्होंने बहुत देर से पाई और देखते देखते वे पिछड़ेपन के शिकार हो गए। उनकी पिछड़ी अवस्था इसी पृथक्करण के कारण है। क्या है कि आप जब देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि वो पहाड़ों में रहते हैं या फिर एक प्रकार से जंगली इलाके में रहना पसंद करते हैं। अगर सरकार चाहे भी तो उन लोगों को काफ़ी योजनाएं वगैरह चलाती है, लेकिन क्या कह रहता है कि ये लोग समाज से जुड़ना ज़्यादातर पसंद नहीं करते, ये अलग ही रहना पसंद करते हैं, पृथक होकर समाज से दूर। ठीक है, क्योंकि इनको अकेलापन पसंद है, अपने समाज के लोगों के साथ रहना पसंद है, ना कि अलग समाज में जा कर के मिलकर रहना। ठीक है, तो ये तो एक इनकी समस्या हुई कि इनके द्वारा ही पैदा की, क्योंकि ये ज़्यादातर समाज में रहना ही नहीं चाहते, ये इनका एक अलग समाज ये बनाकर रहना चाहते हैं, पृथक होकर के। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या यही है। इसी वजह से सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, तो कई बहुत हद तक इनके जो है एक्चुअल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि ये उस क्षेत्र में आते ही नहीं जहां तक वो योजना की पहुंच। तो ये जैसे मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही है, क्योंकि इनके तक ये बहुत पहुंच नहीं हो पाती है उस योजनाओं की, क्योंकि ये चूँकि दूर दूर रहते हैं समाज से, समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये जंगलों में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों में रहना पसंद। जैसे आप देखेंगे पूर्वोत्तर साइड के राज्यों में ज़्यादातर वहाँ जो है कुछ आदिवासी समुदाय के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो वो पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सरकार भले योजनाएँ चलाती इनके लिए, लेकिन बहुत ऐसा इनका एक तबका है कि जहां तक योजनाओं का लाभ पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम समस्याएं देखते हैं, जैसे कि जनजाति समाज की प्रमुख समस्याओं में अलग अलग समस्याएं हैं। गरीबी, ऋणग्रस्तता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में भाग लेने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, पृथक्करण की समस्याएं हैं, भूमि वितरण से संबंधित समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, कुपोषण। अब इनको हम इतनी समस्याएं तो हैं, अब इनका डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे किस प्रकार से समस्याएं इनको जन्म लेती हैं इनके क्षेत्र में या इनके समुदाय में। ठीक है, तो दूसरा जो हम देखते हैं भूमि वितरण के बारे में देखते हैं। तो भूमि वितरण जो है, आरंभिक जनजातियाँ झूम कृषि
करती थी, लेकिन परिस्थितियां बदली और स्थितियां यह हुई कि विकसित जातियां जनजातियों के भीतरी प्रदेशों में प्रवेश कर गईं। आज यद्यपि सभी राज्यों ने जनजाति कृषि भूमि को संरक्षण दिया है और कोई भी गैर जनजाति सदस्य इनकी भूमि नहीं खरीद सकता, फिर भी परिवार में ही बराबर बढ़ती हुई भूमि आज इन समूहों को आर्थिक पोषण नहीं दे सकती। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा जुटाना बहुत कठिन है और जनजातियों की विडंबना बहुआयामी है। उनके हाथ से जंगल चले गए, जंगल का शिकार भी। उनके लाभों में जंगल की उपज नहीं रही और जब से वे कृषि के क्षेत्र में आए तो यहाँ द्विज या अगड़ी जातियों का कब्जा था। हम किसी भी दृष्टि से देखें तो आज जनजाति किसान के सबसे बड़ी समस्या भूमि की ही है। आवश्यकता यह है कि भूमि को नए सिरे से तार्किक वितरण हो, यानी कि क्या है कि भूमि से वितरण से क्या है समझिए। पहले क्या होता था कि चूंकि जनसंख्या कम थी भारत में, तो ये जनजाति समाज के लोग जंगलों में रहते थे और बड़ी बड़ी भूमि पे जो है निवासरत रहते थे। वहाँ खेती वगैरह या जो भी अपना काम जो है झूम कृषि करते थे या जो भी करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, जन की संख्या बढ़ती जा रही है, जन दर की, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भूमि का बंटवारा होता जा रहा है। इस जनजाति समुदायों में भी भूमि का बंटवारा होता रहा है। जैसे जैसे लड़के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो उससे हिस्सा जो है छोटा छोटा ज़मीनों का हिस्सा बहुत छोटा होता जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब ज़मीन ही बढ़ती जा रही तो ये किसी प्रकार से खेती वगैरह कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो अब जब कुछ जनजाति लोग जो है मान लीजिए कि अगड़े आगे वाले इलाके में जाए, मतलब जैसे विकसित इलाकों में यदि आने का सोचते भी हैं तो वहाँ पर पहले ही से ही कई लोगों का कब्जा है ज़मीनों पे, जैसे अगड़ी जातियों का कब्जा है। तो ये पिछड़ी जो जातियाँ होती हैं उनका कुछ वहाँ पर जो है मान लीजिए आगे के विकास के लिए कुछ हो ही नहीं पाता या ज़मीन वगैरह का नहीं मिल पाता, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, पहले की ये जनजातियाँ जो है क्या करती थी, जंगल में शिकार वगैरह या फिर जंगल में अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी सामग्रियों का क्या करती थी कि उपजाती थी और उन्हें बेचने वगैरह काम करती। लेकिन धीरे धीरे जंगल वगैरह अब समाप्त होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अब इनके क्षेत्र में भी जो जंगल उंगल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनको बहुत ही आर्थिक समस्याओं को देखना पड़ रहा है। इनकी ज़मीन भी चली गई और कई प्रकार की इनके सामने आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो समस्या है इनके सामने वो देखते हैं कि क्या है। तो अगली समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित क्या समस्या है, तो जनजाति समाज में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। अधिक जन्म दर के साथ बाल मृत्यु दर का प्रतिशत सामान्य प्रतिशत से बहुत अधिक है। इस समूहों की आर्थिक स्थिति कस्था होने के कारण कुपोषण बहुत ज़्यादा है। ये गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। आम ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति भी जनजातियों जैसी ही है, लेकिन जनजाति स्वास्थ्य भीतरी प्रदेश में होने के कारण अधिक गंभीर है। इनकी बसावट दुर्गम क्षेत्रों में है और वहाँ कोई भी चिकित्सक रहना नहीं चाहता। साथ ही जनजातियाँ देवी शक्तियों पर अधिक विश्वास रखती हैं और सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की है, लेकिन अभी भी ये सुविधाएं इनकी पहुंच से बाहर है। तो क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या है कि जो जनजाति जो लोग होते हैं, ठीक है, अब चूंकि ये पृथक्करण होकर एक अलग क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं, जैसे जंगल वगैरह इलाकों में, तो वहाँ पर क्या है, अब चूंकि इनकी जितनी जन्म दर होती है उतनी ही मृत्यु दर है। और मृत्यु दर अधिक होने का कारण क्या है इनका, क्योंकि अब इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं इनको प्रॉपर मिल नहीं पाती है। मिलने का कारण क्योंकि ये बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। अब सरकार भले ही अस्पताल बना दे, स्वास्थ्य केंद्र बना दे या डॉक्टर नियुक्त कर, लेकिन अब चूँकि डॉक्टर हो चाहे या स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, वो चूँकि शहरी इलाके में थोड़े मतलब अच्छे वाले इलाके में रहते हैं, बहुत जंगली इलाके में तो रहते नहीं है, तो अब जनजाति तक ये पहुँच नहीं पाते हैं। अब जब पहुँच नहीं पाते तो मान लीजिए कोई बीमारी वगैरह इनके जो है स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हुई जनजाति लोगों में या बच्चों में जो भी है, तो वो जो है भरपूर इनको स्वास्थ्य का नहीं मिल पाता है सही से इलाज वगैरह, जिससे इनकी मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इस सरकार के द्वारा हालांकि कई प्रयास भी किए गए हैं उन क्षेत्रों में जो है डॉक्टरों की नियुक्ति, लेकिन अब चूंकि डॉक्टर भी चाहते हैं कि वो इतने जो है अंदर के क्षेत्रों में जाना कोई भी पसंद नहीं करता है, जैसे जंगली वाले इलाकों में, ठीक है। और एक तो ये भी इनके अंदर है कि जनजाति लोग क्या होता है कि ये स्वास्थ्य जो सरकारी इलाज से ज़्यादा जो है जादू टोना पर विश्वास करते हैं, यानी कि जादू टोना को मानते हैं कि मतलब कुछ हुआ तो वो समझते हैं कि झाड़ फूँक से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वजह से भी ये स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक इनकी अपनी जनजात जो है खुद से पैदा की हुई समस्या ही है एक प्रकार से।
इसके बाद है शिक्षा। शिक्षा से संबंधित क्या समस्या है, तो देश के लोगों में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हो जाए तो देश की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। शिक्षा का प्रसार जनजातियों में एक निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी समस्या जीवन यापन के लिए आर्थिक स्रोत पैदा करने की है। क्या है कि शिक्षा की भी जो है बहुत कमी होती है जनजाति लोगों में, ठीक है। जो कुछ दूर दराज के इलाके में जो जातियां रहती हैं, निवासरत रहती हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि शिक्षा की बहुत कमी होती है वह, क्योंकि वहाँ या तो प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ रहता है और ये लोग पढ़ना भी नहीं चाहते क्योंकि इनको वैल्यू नहीं समझ में आती उस चीज़ की, मान लीजिए, या फिर सरकार उनको प्रॉपर समझाने में कामयाब नहीं हो पाती। तो दूर दराज के इलाके में रहने के कारण ये इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन चूंकि यदि मान लीजिए इनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या जो है देश की वो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ लिख जाता है तो उसे अपने अच्छे बुरे की बहुत अच्छी समझ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनमें शिक्षा बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये लोग बहुत कम बच्चों को पढ़ने वगैरह के लिए भेजते हैं, ठीक है। समय समय पर सरकारों के द्वारा कई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि पता है कि कोई भी सरकारी योजना होती है तो बहुत कम लोगों तक ही उसकी पहुंच हो पाती है उस योजना की, ठीक है। ठीक इस प्रकार से ही जब इनके ये काफ़ी दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो कोई भी योजना इनके तक पहुंचने में बहुत ही समस्याएं होती हैं, है ना, और जो है ग्राउंड लेवल पर योजनाएं बहुत हद तक नहीं पहुंच पाती हैं इनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला देखते हैं, तो अगला है कुपोषण। कुपोषण एक समस्या है। तो आदिवासियों के साथ इस कुपोषण के कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। जब ये जंगलों में रहते थे तो उनको मांसाहारी भोजन, जंगल के जानवर थे, अब जंगल भी गए और जानवर भी गए। बाजार से खरीद कर ये जनजातियां मांसाहारी भोजन यानी पोषण प्राप्त नहीं कर सकती। राजस्थान की जनजातियों के भोजन और पोषण एक अध्ययन में पाया गया कि इन जनजातियों के भोजन में वसा का कोई स्थान नहीं है। कमोबेश देश की मध्य भाग की जनजातियां अपनी खाने की इन आदतों के कारण कुपोषण की शिकार हैं। जनजातियों के लिए कुपोषण की समस्या विशेष इसलिए है क्योंकि उनकी आदतें ग्रामीण समुदाय की तरह नहीं हैं। तो क्या है कि कुपोषण से संबंधित क्या समस्याएं हैं जनजातियों की, तो क्या है कि पहले जो जनजातियां थे, जो बड़े बड़े जंगल थे, तो वहाँ पर ये मांसाहारी वगैरह चीज़ें खा लिया करते थे, या जंगल में जो भी उपज वगैरह अपने स्तर से करते थे तो उनका खा वगैरह के ये पोषण प्राप्त करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जंगल समाप्त हो रहे हैं, जीव जंतु भी कम हो रहे हैं, तो ये मांसाहारी भोजन इनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। और अब ये बाज़ार से इनके पास इतने पैसे वगैरह होते नहीं हैं कि ये जो है बाज़ार वगैरह से चीज़ों को खरीद के खा सके, ठीक है। और तो इस वजह से इनके जो जनजातियों में क्या होता है कि कुपोषण का शिकार देखने को इनके बच्चे या फिर जो भी ये लोग देखने को मिलते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनके समुदाय से संबंधित। इसके बाद है गरीबी। गरीबी क्या है, तो गरीबी तो सबसे बड़ी समस्या ही है, ठीक है। तो जनजातियों की अर्थव्यवस्था जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था होती है। जीविकोपार्जन मतलब कि सिर्फ ये लोग उतना ही जो है उपजाते हैं या कमाते हैं जितना इनके रोज़ के लिए खाने के लिए हो जाए, ठीक है। सिर्फ उतना ही, ना कि बहुत ज़्यादा बचाने के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनके में क्या होता है कि आज के लिए वो पुज जाए, इतना कमा ले, बस इतना होता है, ठीक है। ऐसा जीविकोपार्जन वो एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो आदिवासियों में ये देखने को मिलती है, ठीक है। और आज यह अर्थव्यवस्था जो है बाजार अर्थव्यवस्था में बदल गई है। इस परिवर्तन ने जनजातियों की गरीबी को अधिक जटिल बना दिया है। आज स्थिति यह है कि आम जनजाति सदस्य के पास बहुत थोड़ी भूमि है। परिणाम यह है कि बहुत बड़ी तादाद में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी देश के बड़े शहरों में प्रवास करते हैं और वहाँ ये दिहाड़ी पर काम करते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं और इस तरह से ऐसी संस्कृति को पनपा रहे हैं जो निश्चित रूप से गरीबी की संस्कृति है। तो क्या है कि इनके अंदर गरीबी होने का क्या कारण है, तो गरीबी होने का बहुत बड़ा कारण है कि जो ये उपज वगैरह पहले उपजाते थे जंगलों में, तो अब जंगल धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, तो ना तो इनके पास जंगल बचे, ना उपज उगाने के लिए जगह बची है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं कि अब चूंकि जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो अपनी आर्थिक स्थिति या जीवन यापन को चलाने के लिए अब जब शहरों की ओर ये बढ़ते हैं तो वहाँ पर इनको बहुत अच्छा काम तो मिल नहीं पाता, क्योंकि ये पढ़े लिखे मान लीजिए ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर पर रखा जाता है और उसमें बहुत ही इनका शोषण वगैरह भी किया जाता है, पैसे वगैरह नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये गरीबी के स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये गरीबी भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसके बाद है अगला ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता क्या है, तो आज साहूकार लोग इनके क्षेत्रों में व्यापार कर इनका शोषण कर रहे हैं। इनकी वस्तुओं को कम दामों पर खरीदते हैं। जो व्यक्ति एक बार इनके चंगुल में फंस जाता है
तो आजीवन इनका गुलाम जो है बना रहता है। इनमें से अधिकांश ऋण पुश्तैनी होता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। सूदखोरी एक ऐसा कारण है जिससे ये जनजाति कभी भी अपने को जो है को ऋण मुक्त नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि जो साहूकार लोग होते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में या फिर ठीक है जो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनजातियाँ वगैरह रहती हैं, तो वहाँ पर क्या करती हैं कि जो साहूकार लोग होते हैं इनसे बहुत सस्ते दामों पर जनजातियों की उपज वगैरह खरीद लेते हैं और क्या करते हैं बहुत कम दाम उनको देते हैं। तो जिससे क्या होता है जनजातियों का एक प्रकार से शोषण होता है और ये क्या करते हैं ऋण वगैरह देते हैं, जैसे ऋण वगैरह देने का काम करते हैं जो है साहूकार लोग जनजातियों को। तो ऋण वगैरह तो ठीक है दे देते हैं, लेकिन उनको जो है ब्याज के चंगुल में फंसा देते हैं, ठीक है। और ऐसा सेटअप करते हैं कि ये जनजातियों से ज़िंदगी भर ब्याज लेते रहते हैं और उनसे काम लेते रहते हैं और ये धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप उनके बच्चे तक चुकाते रहते हैं, लेकिन तो उनका ब्याज चुकता नहीं होता सूदखोरों का, जिस वजह से ये ऋण के चंगुल में फंसे रह जाते हैं जनजाति लोग, ठीक है। इसके बाद जो है अगला, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में भाग लेने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्याएं। तो ये क्या है, वे जनजातियां जिनका भारी संयंत्र लगने से या बांध बांधने से विस्थापन हुआ है उनकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं। भिलाई कारखाने के बनने से कई आदिवासी विस्थापित हो गए। सरदार सरोवर बांध बनने से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के विस्थापित आदिवासी आज बहुत बड़े बड़े जोखिमों को उठा रहे हैं। ये जनजातियाँ ऐसी कई समस्याएं हैं जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। तो क्या है कि जब सरकार धीरे धीरे क्या करती है कि कई क्षेत्रों में विकास के कार्य करती है, तो अब जाहिर सी बात है कि विकास के कार्य वगैरह करेंगे तो वहाँ थोड़े से तो पलायन लोगों का होगा ही, किसी भी क्षेत्र में करेंगे, चाहे वो जंगल का इलाका हो चाहे नदियों वाला इलाका हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब पलायन होता है तो ये जनजाति लोग बहुत बड़ी मात्रा में पलायन कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्हें अलग अलग प्रकार की समस्याओं का उसमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो डैम बना सरदार सरोवर बांध, तो उस इलाके में बहुत जनजाति समुदाय के लोग रहते थे। अब जब बांध बन गया तो वहाँ से जनजाति समुदाय के लोगों का विस्थापन करवा दिया गया। अब विस्थापन होने के कारण इनको कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जनजाति समुदाय के लोगों को। इसके बाद जो है सांस्कृतिक समस्याएँ। सांस्कृतिक समस्याएँ क्या हैं, तो अलग अलग जनजातियों की अपनी अलग अलग परंपरागत संस्कृतियां हैं। उनकी वेशभूषा, कलाएं, सांस्कृतिक नृत्य, पहनावे, खान पान, रीति रिवाज आदि सभ्य समाजों से अलग होती है। सभ्यता के संपर्क में जाने से जनजातियों के कई लोग अपनी परंपरागत संस्कृति में अभिरुचि नहीं लेते। कुछ तो अपनी पुरानी संस्कृति को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। दूसरी ओर पुराने विचार वाले कई जनजाति लोग अपनी परंपरागत संस्कृति बनाए रखना चाहते हैं और बाहरी संस्कृति के प्रचार का जो है विरोध करते हैं। कभी कभी दोनों संस्कृतियों के बीच विरोध जो है प्रत्यक्ष संघर्ष का रूप धारण कर लेता है और नई भाषाओं के प्रसार से उनकी परंपरागत भाषाओं को महत्व घटने लगता है और जनजातियों के बीच बाहरी संस्कृति के बदले हुए प्रभाव के कारण उनकी परंपरागत कलाएं जैसे ललित कला, संगीत एवं नृत्य कला, नक्काशी आदि भी जो है विलुप्त होने लगी। तो क्या है कि इनकी जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं उनका मेन मुद्दा क्या है कि क्या है कि आज आप देखेंगे कि जो जनजाति समुदाय के लोग हैं तो उनमें से कुछ लोग जो है पढ़ लिख गए हैं, तो थोड़े आगे बढ़ गए, शहरी क्षेत्रों में निकल गए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बुजुर्ग टाइप के लोग या फिर पिछड़े लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनमें क्या होता है कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। कुछ पढ़े लिखे लोग या जो आगे बढ़ गए हैं तो वो नई नई संस्कृतियों को अपनाना शुरू कर देते हैं और जो पढ़े लिखे मान लीजिए कम है या अभी भी जंगल वाले इलाके में रह रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उनमें वो अपनी संस्कृति को अपनाए रखने का जो है वो रहता है कि मतलब हम अपनी पुरानी संस्कृति को मानेंगे। लेकिन जो कुछ नए लोग हैं जो आगे बढ़ गए हैं तो वो नई संस्कृति अपनाना चाहते हैं, ठीक है, सभ्य समाज की समझ। तो फिर क्या होता है कि जब दोनों जन अलग अलग, एक ही समुदाय के दो अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने का शुरुआत करते हैं, तो इनमें क्या होता है लड़ाई दंगे या झगड़े वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ कुछ व्यक्ति चाह रहे हैं कि नहीं हम पुरानी संस्कृति को अपना जीवित रखें, लेकिन कुछ लोग वही चाहने लगते हैं कि नहीं हम आगे आने जो विकसित संस्कृति है या जो भी सभ्य संस्कृति वो सब अपनाएं। तो इससे क्या होता है कि दोनों समुदायों में जो है झड़प देखने को मिलती है और इससे इनकी धीरे धीरे जो पुरानी संस्कृति है आदिवासी समुदाय की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होने लगी है, ठीक है। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है जंगल से संबंधित समस्याएं। प्राचीन समय में आदिवासी मनमाने तरीके से जंगल काटते थे, किंतु वर्तमान में जंगल काटने पर रोक लग जाने के कारण
जनजाति के लिए समस्या खड़ी हो गई है। अब ठेकेदार इन वन्य जातियों को शोषण करते हैं और कम मजदूरी पर अधिक परिश्रम करवाते हैं। क्या है कि पहले जंगल मनमाने तरीके से, ये चूँकि अब बहुत जनसंख्या कम हुआ करती थी तो जंगल बहुत बड़ा इलाका रहता था, तो वो आदिवासी लोग अपने मनमाने तरीके से वो काटते वगैरह थे, जो भी यूज में लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि जंगल भी कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या है कि जो ठेकेदार होते हैं इनसे मनमाने तरीके से काम लेते हैं और इन्हें बहुत ही कम पूंजी वगैरह देते हैं या मजदूरी देते हैं, तो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके बाद बाल विवाह। बाल विवाह वन्य जातियों की मौलिक समस्या है। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। क्या है कि जनजाति लोगों में चूँकि शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है, तो ये आज भी बाल विवाह वगैरह में विश्वास रखते हैं। बाल विवाह होने के कारण इनके समाज में कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं, चूँकि बहुत ही कम उम्र में ही इनके बच्चे जो है शादी ब्याह कर दिया जाता है बच्चों का, तो उसमें बहुत ही जल्दी प्रजनन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो है बच्चों का देखभाल सही से नहीं हो पाती है। आर्थिक जो विषमता होने के कारण भी थोड़ा सा दिक्कतें आती है बाल विवाह होने के कारण। तो ये भी एक प्रकार की इनके समाज में समस्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद है भाषा संबंधी समस्या। भाषा संबंधी समस्या क्या है तो वो देख लेते हैं। तो जनजातियों में भाषा संबंधी गंभीर समस्या है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है। इसके साथ ही प्रत्येक जनजाति एक ऐसी भाषा का प्रयोग करती है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित कर सके। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपनी भाषा ये भूल जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि संस्कृति के आदान प्रदान में कठिनाई होती है। इससे समाज की संस्कृति, आदर्शों और मूल्यों का पतन होता है तथा समाज का विघटन होता है। तो भाषा क्या है, तो भाषा चूँकि अब आदिवासी समुदाय की एक अपनी पर्टिकुलर एक भाषा होती है, ठीक है, अपनी एक जो एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो बात करना पसंद करते हैं, किसी से भी संवाद स्थापित करना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे समाज विकसित होता जा रहा है, ठीक है, और परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, तो इनकी जो भाषाएं हैं और ये जो बोलियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। इससे भी ये जो है इनके समाज का धीरे धीरे जो है क्षरण होता जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद अब हम देखते हैं अगली समस्या क्या है, तो युवा ग्रहों का पतन। युवा ग्रहों का पतन के अंतर्गत क्या है, तो जनजातियों के जीवन में युवा ग्रहों की स्थापना सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की शिक्षा के उद्देश्य से की गई थी। आधुनिक सभ्यता के कारण ये जो है युवा ग्रह भी समाप्त होते जा रहे हैं। इस संस्था के विघटन के साथ ही समाज पर अनेक बुरे परिणाम स्पष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुसूचित जनजाति की संवैधानिक एवं विधिक स्थिति। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखते हैं, तो जो संविधान के तौर पर जो जनजाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को संवैधानिक रूप से स्थिति प्राप्त है, जो हक प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो है अनुच्छेद 15 का 4, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों, जिसमें अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद में। इसके बाद अनुच्छेद 16 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 की धारा 4 में सार्वजनिक एवं शासकीय सेवाओं में जनजाति व्यक्तियों के लिए पद निश्चित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधान है। इसके बाद जो है अस्पृश्यता उन्मूलन का क्या अर्थ है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों से जो छुआछूत वगैरह उनमें किया जाता है, तो उसको हटाने के लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है संविधान के। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानव दुर्व्यापार और भिक्षा एवं अन्य बालात श्रम का जो है प्रतिषेध किया गया है इस अनुच्छेद में। इसके बाद अनुच्छेद 24 में क्या है, तो बाल श्रम निषेध किया गया है, यानी कि बाल बच्चों से किसी प्रकार का श्रम लेना या कार्य करवाना ये वर्जित किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 29 में क्या है, पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 29 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी राज्य जो है वो अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रकार से जो है रक्षा करेगा किसी प्रकार के अन्याय से, या ठीक है उनके प्रति होने वाली शिक्षा के अन्याय से या अर्थ से संबंधित अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सभी राज्य जो है उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है,
और अनुच्छेद 164 के 1 में क्या कहा गया है, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजाति कार्य मंत्रियों के लिए प्रावधान किया गया है। यानी कि ये 3 राज्य जो हैं यहाँ अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्री बनाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद के जो है संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 में। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 243 में, जिसमें पंचायतों में सीटों का आरक्षण दिया गया है जनजाति लोगों के लिए। ठीक है। और अनुच्छेद 275 में क्या है, तो संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के अधीन आवृत विशेषीकृत राज्यों को अनुदान सहायता देने के लिए अनुच्छेद 275 में जो है वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 330 और 332 में संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण तथा अनुच्छेद 335 में सेवाओं एवं पदों के लिए दावे करने का भी जो प्रावधान किया गया है, किसमें, 330 और 332 में, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 330 और 32 में। इसके बाद अनुच्छेद 338 का इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं अनुच्छेद 339 में क्या है, तो अनुच्छेद 339 में इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिला और प्रदेश स्तर पर जनजाति कल्याण सलाहकार परिषदों की स्थापना की जाए जो राज्य सरकारों को उचित परामर्श और निर्देश दे सकें। ठीक है। इसके बाद 350 का में कहा गया है मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करना, जो करने के लिए कहा गया है 350 के का में। इसके बाद अनुच्छेद 371 में क्या है, तो पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान जो है किया गया है संविधान के तहत। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो इनसे संबंधित तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी जो हैं वन अधिकार को मान्यता अधिनियम 2006, इसमें क्या किया गया है, तो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी वन अधिकार को मान्यता अधिनियम 2006 के तहत वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य वन्य निवासियों को के वनों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2007 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम को कार्यान्वयन के लिए 1 जनवरी 2008 को नामांकित किया गया। और इसके तहत जो है क्या किया जाना है, तो इसके तहत राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है। और सभी राज्यों से अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है। तो जो ये अधिनियम लागू किया गया है 2006 में, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसी का वर्णन यहाँ पर है कि अगला क्या है, अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार वन अधिकारों से संपन्न करने का कार्य शीघ्र पूरा कर ले। यानी कि आदिवासी समुदाय वगैरह हैं उनके लिए जो वन वगैरह के नियम है कि कैसे कैसे उनके, जैसे चूँकि ये पहले जंगल में तो ये रहते थे। ठीक है। और वर्तमान में भी कई समुदाय जंगल में निवासरत है, तो उनके लिए वन जीवन कैसे प्रावधान होगा। ठीक है। वन के जैसे वो अगर उनको पेड़ वगैरह का जो कोई भी चीज़ काटना है, क्या कैसे उनके लिए अलग प्रकार से प्रावधान तय किए गए हैं। ठीक है। इस अधिनियम में इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता संशोधन नियम 2012, इसमें क्या क्या किया गया है, तो इसके तहत जो है वन निवासी लघु वन उत्पाद का उचित वन निवासी जो है वन निवासी लघु वन उत्पाद का उचित साधनों के द्वारा परिवहन कर सकते हैं। ग्राम सभा द्वारा गठित समिति इन उत्पादों के परिवहन हेतु परमिट देगी। यानी कि जो वन जीव जो है वन निवासी होते हैं या फिर आदिवासी लोग जो होते हैं, जो वन में जो उपज वगैरह उगाते हैं, छोटी मोटी वन उपज जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए गोंद वगैरह है या फिर जो है शहद वगैरह या कोई भी चीज़ जो वन जो आदिवासी लोग उपज उगाते हैं, तो उनके लिए ये जो नियम कानून बनाया गया है। तो इसके तहत क्या क्या है, तो ग्राम सभा द्वारा गठित समिति जो है, किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जो होती है उसके द्वारा गठित समिति जो आदिवासियों द्वारा उत्पादित जो सामान हैं उनके परिवहन हेतु परमिट जारी कर सकती है। ठीक है। और ग्राम सभा के अधीन गठित समिति सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण की योजनाएं जो है बनाएगी और ग्राम सभा की समिति अपनी योजनाओं का वन विभाग की नीतियों से एकीकरण भी कर सकती है। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है पारगमन अनुमति वन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय का प्रयोग
वन प्रबंधन की योजनाओं में परिवर्तन से संबंधित सभी निर्णय क्या है, ग्राम सभा लेगी। यानी कि जो चीज़ जो है वन्य जनजातियों से संबंधित, मान लीजिए कोई भी जो निर्णय वगैरह ज़्यादातर लेना है तो वो जो है ग्राम पंचायत स्तर में जो ग्राम सभा होती है उसको निर्णय लेने का अधिकार जो है सरकार के द्वारा इस नियम के तहत दिया गया है। बहुत सी, जैसे मान लीजिए किसी भी परिवहन करना है, कोई भी आदिवासी समुदाय द्वारा जो भी उपज उगाई जा रही है उसका परिवहन है, या ठीक है, या बिक्री खरीद बिक्री है, वो सभी चीज़ें जो है ग्राम सभा के द्वारा, समिति जो बनती है ग्राम सभा में, तो उनके द्वारा इन सभी चीज़ों का जो है क्या किया जाएगा, निगरानी की जाएगी या नियम कानून बनाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन समिति धारणीय उपयोग का अधिकार सभी वन निवासियों को प्राप्त होगा और वन अधिकारों पर दावे से संबंधित मामले को वन अधिकार समिति के अलावा पंचायत स्तर, ब्लॉक या वन विभाग स्तर का कोई अधिकारी या समिति कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। इसके बाद कानून को सुचारू रूप से लागू करने हेतु राज्य स्तरीय निगरानी समिति रिपोर्ट देगी। यानी कि जो ये कानून सरकार के द्वारा लागू किया गया है, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक निवासी संशोधन नियम 2012, इसके तहत जो है कोई भी कार्य जो है किसी प्रकार से कानून सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, लागू किया जा रहा है कि नहीं सभी क्षेत्रों में, तो उसकी निगरानी कौन करेगा, तो एक राज्य स्तर पर एक निगरानी समिति बनेगी, वही निगरानी करेगी और वही सरकार को रिपोर्ट देगी। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्या है, पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम क्या है, तो पंचायती राज विस्तार अधिनियम इसे कहा जाता है, जो 1996 में पहले आया था। तो इसमें क्या है, तो 1996 का पैसा अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों एवं संसाधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर भी लागू कर सकती है। यानी कि जो क्या है कि जो पैसा अधिनियम है जो कि 1996 में आया था, ये जो है पैसा अधिनियम संविधान का भाग 9 की 5वीं अनुसूची में जो कुछ वर्णित क्षेत्र हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर वो ये पैसा अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन जो सरकार यदि चाहती है, संसद केंद्र सरकार चाहती है, तो वो कुछ अपवाद या कुछ संशोधनों के द्वारा उन क्षेत्रों पर भी पैसा अधिनियम लागू कर सकती है जहाँ पर ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है। और संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पारित किया था, जिसे पैसा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान में 9 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 9 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं। यानी कि जो 5वीं अनुसूची का जिसका ऊपर जिक्र हुआ है कि पैसा अधिनियम 1996 जो है 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में नहीं लागू होता है, लेकिन सरकार जो संसद के क्षेत्रों में लागू कर सकती है। तो ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये 9 क्षेत्र हैं, जैसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन क्षेत्रों के द्वारा इन राज्यों के द्वारा पंचायती राज अधिनियम में कुछ अपने अनुसार जो है संशोधन किए गए, जिसके आधार पर इन कानूनों को यहाँ पर भी लागू किया गया है। ठीक है। इसके बाद विशेषताएं एवं प्रावधान क्या क्या हैं पैसा अधिनियम के, तो पैसा अधिनियम की विशेषताएं और प्रावधान है। तो पहला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तारित करने का लक्ष्य है। और सभी गांवों में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। इसके बाद जो है प्रत्येक गांव में ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाए। क्या है कि जो ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा होती है, किसी भी प्रकार के सामाजिक या आर्थिक विकास के कार्यक्रम को लॉन्च करने से पहले क्या करेगी कि ग्राम सभा जो है उसका अनुमोदन करेगी। ठीक है। अपने स्तर से पास करेगी किसी भी कार्य को करने के लिए जो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर पैसा अधिनियम लागू है। ठीक है। तो वहां के क्षेत्र की ग्राम सभा क्या करेगी, कोई भी कार्य वगैरह करना है तो पहले उसका अनुमोदन करेगी अपने स्तर पर, तब जाके जो है
क्या होता है कि ग्राम पंचायत फिर उस कार्य को कार्यान्वयन उस कार्य का कर पाएगी। ठीक है, बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के कोई भी कार्य जो है ग्राम पंचायत में, जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत है, जहाँ पर पैसा अधिनियम वगैरह लागू है, तो वहाँ पर कोई भी कार्य करने से पहले ग्राम सभा से अनुमोदन वगैरह लिया जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को चिन्हित करने तथा चयन के लिए ग्राम सभा ही उत्तरदायी होगी। ठीक है, कि किस प्रकार के व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है, ठीक है, और कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए जाने हैं, कैसे लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाना है, ये सभी चयन कौन करेगा? ग्राम पंचायत स्तर पर, तो ग्राम सभा के द्वारा ही चयन होना है इसमें। और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर पद आरक्षित रहेंगे। इसके बाद मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना बनाने तथा उसका प्रबंधन का कार्य उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा और अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा पंचायत स्तर की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा। यानी कि क्या है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र ग्राम पंचायत है, मान लीजिए वहाँ अनुसूचित क्षेत्र या पैसा अधिनियम लागू है, तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी खनिज वगैरह खोजने का कार्य है या खनन का से संबंधित कार्य है, तो वो पट्टा वगैरह देने का कार्य पहले ग्राम जो सभा है उससे ही उसकी सिफारिश के बाद ही दिया जा सकेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ पर कोई भी कंपनी का अपना काम लगाने आना चाहती है, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र वगैरह है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति ग्राम पंचायत जहाँ पर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर यदि सरकार को किसी कंपनी वगैरह को पट्टा देना है या खदान वगैरह के लिए, तो उसके पहले उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके ही किसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को उस क्षेत्र का जो है खनन वगैरह का कार्य या फिर किसी प्रकार के कार्य को जो है सौंपा जा सकता है किसी भी कंपनी या अन्य व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद राज्य विधानमंडल प्रयास करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों के लिए वैसा ही प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित जनजाति क्षेत्रों पर लागू होता है। किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपयोग को जो है प्रतिबंधित या नियमित या सीमित करने की शक्ति जो है ग्राम पंचायत को होगी इस अधिनियम के तहत। इसके बाद गौड़ वन उत्पादों का स्वामित्व एवं गांवों के बाजारों के प्रबंधन की शक्ति भी जो है किसके पास होगी? तो ग्राम सभा के पास होगी, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के पास। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वापस लेने हेतु कार्यवाही करने की जो है शक्ति भी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो है कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार के द्वारा क्या क्या किए गए हैं, उसको अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है जो योजनाएं चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, तो पहला है टांट्या भील स्वरोजगार योजना, जो कि 22 मई 2013 को लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश के आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यानी कि कोई यदि आदिवासी समुदाय का युवा जो है कोई व्यवसाय वगैरह करना चाहता है तो उसे जो है फंड वगैरह देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। और इसकी विशेषता क्या है इस योजना की? तो इस योजना में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं की बैंकों के माध्यम से 50,000 से 25 लाख रुपए तक का ऋण स्वरोजगार हेतु जो है वित्तीय सहायता के रूप में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना में। ठीक है, कितना? 50,000 से 25 लाख तक। इसके बाद अगला है क्या? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। इसमें क्या है, नवंबर 2010 में प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत जो है छात्रों को वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये, 11वीं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 और तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है,
इसके बाद आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना लाई गई थी। ये क्या है? तो ये वर्ष 1998-99 में इन समूहों के समूचे विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत अन्य किसी योजना में शामिल नहीं की गई परियोजनाओं गतिविधियों को शुरू करने के लिए समन्वित जनजाति विकास परियोजनाओं, जनजाति शोध संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जनजातियों के लिए अलग अलग प्रकार से योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार से फंड देने की हो उनके विकास के लिए या कोई भी जो अलग अलग प्रकार की या शिक्षा से संबंध में है, तो सभी प्रकार के जो अलग अलग सरकार के द्वारा विभिन्न समय समय पर योजनाएँ जो है लागू की जाती रही हैं। ठीक है, और ये एक अलग मैटर है कि वो लाभ जो है प्रॉपर पूरी तरह से मिल पा रहा है अनुसूचित जनजाति के लोगों को कि नहीं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना, तो इस योजना का तहत जो है केंद्र सरकार नए छात्रावासों के निर्माण और वर्तमान छात्रावासों के विस्तार हेतु सहायता देती है और अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना निम्न परिवर्तनों के साथ चालू है। कौन कौन से? तो सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की संपूर्ण लागत क्या है, कौन वहन करेगा, यानी खर्च उठाएगा? तो केंद्र सरकार उठाएगी। यानी कि जो सभी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति है की जो बालिकाएं पढ़ती हैं उनके लिए छात्रावास जो बनवाए जाने हैं, तो उसकी जो पूरी लागत कौन उठाएगा? तो केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, इसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए जो है छात्रावास निर्माण की लागत जो है केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में जो है 50% लागत वहन करेगी केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय जो है यदि है कोई, मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड कोई एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देख लीजिए, यदि वहाँ का नेक्स्ट स्लाइड एरिया वगैरह कोई है, वहाँ पर कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो उसका 100% जो है अनुदान कौन वहन करेगा? तो केंद्र सरकार वहन करेगी या खर्च उठाएगी। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की मेरिट का उन्नयन। इस योजना का उद्देश्य 10वीं और 12वीं के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जो है विशेष कोचिंग उपलब्ध कराना है, जिससे वे इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए तैयारी कर सकें। इसके बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना 100% सहायता से मुहैया कराई जा रही है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पंजीकृत पाठ्यक्रमों में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देना है और इस योजना में पेशेवर, तकनीकी, गैर पेशेवर तथा गैर तकनीकी सभी स्तर के पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है और इसमें दूरस्थ शिक्षा के लिए पत्राचार्य जो है पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है और केंद्र की 100% सहायता से इसका कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। यानी कि इस योजना का जो भार है वहन सब करेगा कौन? केंद्र सरकार। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसका क्या है? तो नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 1997-98 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत जो है आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त मानव शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना जो है की गई है। ठीक है, और प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक एवं मानसिक जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास किया जाता है इस योजना में और छात्रों को शैक्षिक जो है भौतिक, पर्यावरण से संबंधित एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु सहायता पहुंचाई जाती है और इन विद्यालयों के कर्मचारियों को उचित मुआवजा देना होता है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत। इसके बाद जो है अगला योजना क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी ट्राइब्स वाला एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य जो है इस योजना के तहत किया जाना है और इस योजना का उद्देश्य जनजाति युवाओं में रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना है तथा केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना
जो है कब प्रारंभ हुई थी? 1992-93 में प्रारंभ किया गया था। और योजना को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संस्थाओं या संगठनों के जरिए सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी निकाय, शैक्षिक और अन्य संस्थान जैसे स्थानीय निकाय, सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया गया है। ठीक है। और जो है क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार केंद्र 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाता है। प्रत्येक जनजाति बालक बालिकाओं को उनकी रुचि के 2 कार्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि मान लीजिए कि कोई जो इस योजना के तहत जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, और यदि कोई भी जो बालक बालिका जो जनजाति क्षेत्र का है इस योजना के तहत रुचि ले रहा है तो उसे 2 प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण जो है इस योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनजाति बालिकाओं की शिक्षा। यानी कि मान लीजिए कोई कम साक्षर क्षेत्र है, जहाँ पर जो जनजाति इलाका है जहाँ पर कम साक्षरता है, तो वहाँ पर जनजाति बालिकाओं की शिक्षा कैसे जो है दिलाई जा सके, उसके लिए यह योजना है। तो इसकी शुभारंभ कब हुआ? तो जनजाति महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में 1ली से 5वीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि आवासीय विद्यालय यानी कि छात्रावास टाइप के विद्यालयों की जो है क्या कि स्थापना करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसे नया नाम दिया गया। ठीक है। कम साक्षर दिया गया। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया है जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजाति संख्या जो है 25% या उससे अधिक है और जनजाति महिला साक्षरता दर 35% से नीचे है। इसके बाद जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को योजना में इसमें प्रभाव जो है प्राथमिकता दी गई। यानी कि ये जो योजना लागू की गई है आवासीय विद्यालय वाली जनजाति क्षेत्रों के लिए, तो नक्सल प्रभावित यदि कोई इलाका है तो वहाँ पर इस योजना को जो है प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाएगा। और सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत मंत्रालय जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां इस प्रकार के विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय व छात्रावास सहित पूरे परिसर को शामिल किया गया है। इसके तहत निःशुल्क शिक्षा के साथ ही जनजाति बालिकाओं को आवास, पुस्तकें एवं भोजन का पैसा भी दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रीय फेलोशिप। राष्ट्रीय फेलोशिप क्या है? इस योजना का उद्देश्य जनजाति विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप उपलब्ध कराना है। और इस फेलोशिप का प्रारूप शोधार्थियों को एमफिल, पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही फेलोशिप के समान है। यानी कि जो इसमें क्या है कि यदि कोई मान लीजिए जनजाति व्यक्ति जो है वो क्या करना चाहता है, बड़ी डिग्रियां वगैरह लेना चाहता है, ठीक है, शोध वगैरह के कार्य करना चाहता है, तो उसमें सरकार के द्वारा उसे क्या किया जाता है, फेलोशिप प्रदान की जाती है। ठीक है, जिससे उसका सहयोग हो सके। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम। यानी कि यदि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी कोई है जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाकर के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रावधान किया गया है, तो छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार के द्वारा, स्कॉलरशिप, जिससे जो है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी जो है विदेश में जाकर के शिक्षा वगैरह ग्रहण कर सके। ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है सरकार को, तो ट्यूशन फीस जो है सरकार के द्वारा क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें यदि कोई जो है अनुसूचित जनजाति वगैरह के व्यक्ति जो है इसमें चुना जाता है इस योजना के तहत, तो उसके विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा जो है वसूल की जाने वाली फीस जो है और उसके जो है अन्य शैक्षिक शुल्क, ठीक है, लगने वाले और उसके वहाँ रहने का खर्चा वगैरह, गुजारा भत्ता और अन्य अनुदान इस योजना के तहत जो है प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना। इसमें क्या है, तो ये 2007-08 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की नई योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य चुनिंदा उत्कृष्ट संस्थानों में से किसी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। और इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थान प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षा संचालित होती है। ठीक है, ये कर रहे हैं। इसके बाद लघु वन उत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम।
इसके अंतर्गत क्या है, तो यह केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके तहत राज्य जनजातीय सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और जो है लघु वन उत्पाद परिसंघों को लघु वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए 100% अनुदान निम्न प्रयोजनों के लिए दिया जाता है। कौन कौन से, तो लघु वन उत्पादों के कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए संबद्ध निगम का पूंजी आधार मजबूत करना और इस प्रकार वर्तमान में उत्पादित लघु वन उत्पादों की मात्रा में बढ़ोतरी करना, जहां भी आवश्यक हो वैज्ञानिक गोदाम सुविधाओं की स्थापना करना, लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण उद्योग लगाना, जिससे जनजातियों के उनके वन उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। और फिर अगला, जनजातियों को उपयोग जो है उपभोग ऋण प्रदान करने के लिए और अनुसंधान और विकास प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए। यानी कि जो लघु वन उत्पाद हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों के द्वारा जो है आदिवासियों के द्वारा यदि उपजाए जाते हैं, तो उनके लिए जो है सरकार क्या करती है, इनको अनुदान वगैरह प्रदान करती है, जिससे इनका जो है इनका उत्पाद बिक सके और जो है ये भी एक आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण एवं विकास के लिए गठित निकाय। यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है उसके संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए कुछ सरकार के द्वारा निकाय गठित किए गए हैं, जो कि प्रमुख रूप से ये हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका तो नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान के 89वां संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया जो है अनुच्छेद 338 का जोड़कर की गई थी। और इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी 2004 से दो अलग अलग आयोगों क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांटा गया। यानी कि ये जो 2004 से पहले अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग दोनों एक ही हुआ करते थे, लेकिन 19 फरवरी 2004 को दो अलग अलग जो निकाय में बांट दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसका कार्य क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, तो इसके तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाएगा और सलाह देने तथा केंद्र तथा किसी भी राज्य के अधीन उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और अगला है इसमें पॉइंट, केंद्र या किसी राज्य द्वारा बनाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के अन्य उपायों की रिपोर्ट तैयार किया जाता है इसके तहत, जिसके लिए इन्हें प्रभावी बनाने की सिफारिश की गई है। फिर अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट और संसद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों के लिए बनाए गए कानूनों को लागू कर इसका निर्वहन किया जाता है। इसके बाद वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज से संबंधित स्वामित्व अधिकार देने की जरूरत हेतु इसमें कदम उठाए जाते हैं। फिर जनजातियों के विकास तथा व्यवहारिक आजीविका की रणनीतियों को बनाने के लिए और अधिक कदम उठाया जाता है इसमें। फिर है विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासी समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की क्षमता में सुधार करने के हेतु कदम उठाया जाता है। इसके बाद अपनी भूमि से जनजाति लोगों के अलगाव को रोकने और प्रभावी ढंग से उन लोगों को पुनर्वासन करना और उनमें पहले से ही निहित अलगाव की भावना को दूर करने के लिए कदम उठाने जैसे कदम लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वित्त और विकास निगम यानी वित्त वगैरह जो फंडिंग वगैरह कार्य करने का काम है जो है, जिससे आदिवासी समुदाय का विकास हो सके, उसके इस योजना के तहत जो है या इस जो है निकाय के तहत कार्य किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSTFDC। इसमें जो है अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को जो है विभाजित करके अप्रैल 2001 में जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस भी दिया गया है। ठीक है, और ये एक गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, और जो है निगम के लिए बनाए गए अधिदेश के अनुसार ऐसे जनजाति परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों से 2 गुनी है, निगम से वित्तीय सहायता ले सकते हैं।
निगम लक्षित समूह को कौशल और उद्यमिता विकास के लिए भी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता या फंडिंग वगैरह प्रदान करता है। ठीक है। और वित्तीय सहायता संबंध मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नामित सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य योग्य अनुसूचित जनजातियों की आय में सुधार करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। निगम लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके बाद है क्या, ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके तहत जो है बहुराज्यीय सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई, तो 1987 में की गई थी। ठीक है। और ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने के वाले और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो ट्राइफेड है, ये जो जनजातीय उत्पाद हैं या जनजातीय लोग जो उत्पादित करते हैं थोड़े बहुत उसके सामान, उसके लिए बाजार तैयार करने का कार्य कौन करता है, ट्राइफेड करता है। ठीक है। इसके बाद जो है ट्राइफेड अपनी दुकानों के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन विकास में लगा हुआ है और दुकानों द्वारा इन उत्पादों की बिक्री प्रेषित माल के आधार पर की जाती है। इसके बाद जो है आदिवासियों के विकास में ट्राइफेड की क्या भूमिका है, तो आदिवासी या जनजातीय कला को प्रोत्साहित करना और उन्हें बाजार उपलब्ध कराना ट्राइफेड के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद आदिवासी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना और उनकी कला क्षमता को निखारना जो है ट्राइफेड का काम है। इसके बाद आदिवासी हस्तशिल्प एवं कला को लोकप्रिय बनाने में भी ट्राइफेड की भूमिका सराहनीय है। इसके बाद लघु वन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी बिक्री के लिए भी ट्राइफेड जो है प्रयत्नशील है। और ट्राइफेड इन छोटे स्तर के उद्योगों को विकसित करने के लिए आदिवासी लोगों को प्रशिक्षण देने और इनके उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए भी अनुसंधान या खोज करने में भी मदद करता है। ट्राइफेड आदिवासी शिल्पकारों को मेलों, प्रदर्शनियों एवं मेगा इवेंट्स के माध्यम से उनके उत्पादों को सीधे ही बाजार में भेजने के अवसर प्रदान करके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहायता करता है। यानी कि ट्राइफेड जो है, जो आदिवासी उत्पाद वगैरह हैं, ये कई प्रकार के मेलों के माध्यम से है या प्रदर्शनी वगैरह जो लगती है या मेगा इवेंट्स, उनमें जो आप देखेंगे, कई बार आप भी गए होंगे जो बड़े बड़े मेलों वगैरह में, तो आप देखेंगे कि वहाँ लकड़ियों के सामान वगैरह मिलते हैं या किसी जंगली चीज़ों की जो खाने वाली चीज़ें हैं वहाँ वो मिलती हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स, जो जनजातीय प्रोडक्ट्स को ट्राइफेड के द्वारा जो क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है मेलों या प्रदर्शनियों के माध्यम से। ठीक है, जिससे इनकी बाजार में बिक्री बढ़ सके। इसके बाद है कल्याणकारी सलाहकार संस्थाएं। इसमें जो है राष्ट्रपति ने जनजातियों की समस्याओं और उनके उत्थान से संबंधित कार्यों की देखरेख जो है करने की दृष्टि से जनजातीय आयुक्त नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है और इस समय उनके 17 सहायक अधिकारी भी हैं। इस दिशा में संसद सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की है और असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य जो है पश्चिम बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इस प्रकार के कल्याण विभाग खोले गए हैं। इसके बाद विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या फिर पीवीटी, ठीक है, इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से इनके लिए क्या क्या किया गया है इसके तहत, तो आदिवासी समूहों में पीवीटीजी सबसे अधिक कमज़ोर हैं और वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर जनजाति समूहों जो कि पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी और प्रारंभ में 52 जनजाति समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया, परंतु वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त जनजाति समूहों को भी शामिल कर लिया गया, जिससे पीवीटीजी के तहत वर्तमान में 75 जनजातियां शामिल हो चुकी हैं। और जनजाति कार्य मंत्रालय जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों के विकास की योजना को कार्यान्वित यानी कि एग्जीक्यूशन करता है। यानी कि जो जनजाति कार्य मंत्रालय है, ये जो विशेष रूप से अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां जो हैं उनके विकास के लिए कार्य करने का कार्य कौन करता है, तो जनजाति कार्य मंत्रालय। इसके बाद इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा
द्वारा उनकी आवश्यकता के आकलन के आधार पर वो अपने पीवीटीजी के लिए संरक्षण सह विकास वार्षिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। तत्पश्चात मंत्रालय की परियोजनाओं का आकलन समिति द्वारा आकलन और अनुमोदन किया जाएगा। पीवीटीजी के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विकास, कृषि विकास और आवास तथा अधिवास, संस्कृति का संरक्षण आदि क्षेत्रों में इनके तहत एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने देखा कि आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन कौन से उनके मुद्दे होते हैं, ठीक है, चाहे उनकी समस्याएं हैं या उनके लिए सरकार के माध्यम से कौन सी योजनाएं चला जा रही हैं, ठीक है, उनको किस क्षेत्र में जो है कौन कौन से लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार से डिटेल में हमने अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दों के बारे में डिस्कस किया है टॉपिक बाय टॉपिक। तो इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको यदि मेंस में इससे संबंधित कोई टॉपिक यदि बनता है तो आपसे वो नहीं बनेगा। अगर यदि आप इसका नोट्स तैयार करते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन वगैरह का आंसर लिखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के यदि आपने नोट्स जो है PDF वगैरह यदि चाहिए तो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे चैनल की जो है किनारे जो मेरे चैनल में दिया गया है, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम आगे किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।